अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शिज़ा यासीन। आप लोगों को पता है मैं काफ़ी देर से अवेलेबल नहीं थी, कुछ इश्यूज़ थे मेरे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और सेकंड ये कि आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू नहीं कर रही। आज की वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे आप लोगों के, कुछ नोट्स मेकिंग के ऊपर, कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कुछ टॉपिक मैनेजमेंट के ऊपर और कुछ टेक्निक्स आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। तो उसी के बारे में मैं कोशिश करूँगी, जितने भी मुझे क्वेश्चंस आए उन सबको मैं आपको आंसर दे दूँ उनके। और फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम वही अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझसे, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से सिलेबस को कवर किया जाए। देखें, CSS का सिलेबस अगर आप कवर कर रहे हैं, उसमें आपको पता है एक बहुत ज़्यादा, एक काफ़ी लॉन्ग सिलेबस हो, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि ऐसे को आपने स्टार्ट नहीं करना। मतलब अगर आज आप CSS की तैयारी, आपने 1 से 2 माह पहले CSS की तैयारी स्टार्ट की है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप वेरी फर्स्ट डे से आप ऐसे की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं आपको उसका भी बताऊंगी। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस को किस तरह आप ये देखें। आपके पास सबसे पहले जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस आप जो हैं प्रिंट करवा लें, फ़ोटोकॉपी करवा लें, आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास दिन में कितना टाइम निकलता है। आप अगर जॉब करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप देखें कि आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं। उस हिसाब से आप जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लें कि इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा और इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा। इस तरह से आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। जैसे कि मेरे पास लॉन्ग टर्म प्लान था, ये 1 माह का सिलेबस था मेरा, जो मुझे लगता था या जो मैं सोच रही थी कि मैं इसको कवर कर लूँगी। लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए सितंबर के लास्ट पे, मैं नहीं कर सकी। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। मैं सॉफ्ट फॉर्म में भी बनाती हूँ, लेकिन मैं हार्ड फॉर्म में भी लाजमी इसको इस तरह से अपनी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ। आप ये देखें, ये ग्रामर का पोर्शन, ये एसे राइटिंग का, ये ईडियम्स और वर्ब्स एक्सेट्रा का। तो इसमें मैं ये करती हूँ कि जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ लिया और पढ़ने के बाद मैंने उसको डन लिखा, तो मैं एज इट इज़ डन नहीं लिखती। मैं पहले सेंटेंस पढ़ती हूँ, फिर जब मुझे समझ आ जाती है मैं उसके नोट्स बनाती हूँ, देन मैं इस पे डन कर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास अब नोट्स भी हैं और प्लस मेरे पास उसका जो भी मटेरियल चाहिए होगा मुझे रिवीजन के लिए, वो भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जितने भी आप देख रहे हैं, जो डन मैंने लिखे हैं, इनमें मैं नोट्स भी बना रही हूँ। बाकी जो मैंने पढ़े हैं लेकिन मैंने उन पर अभी नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। सेम इधर भी ऐसे ही है। और ये मैंने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए एक सिलेबस अपने लिए बना लिया था। कुछ इश्यूज़ की वजह से आपको ये खाली नज़र आ रहा होगा, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन ये कंप्लीट हो जाता है। और ये लॉन्ग टर्म प्लान है। एक चीज़ याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हुए आपने ऐसा नहीं करना कि आप इनह्यूमन चीज़ें ऐड कर लें। लाइक अगर आपको पता है कि आपकी जो एबिलिटी है वो दिन में 2 घंटे पढ़ने की है या 4 घंटे पढ़ने की है, तो आप उस हिसाब से पहले टाइम को मैनेज कर लें कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे, तो इन घंटों में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उस हिसाब से डेज़ के हिसाब से आप अपने लिए सिलेबस डिसाइड करेंगे 1 माह का, ठीक है। ये एक तरह का मेरे लिए सिलेबस था, इसमें से मैं कवर नहीं कर सकी। लेकिन आप लोगों ने कुछ कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम नहीं कर सकते, उससे आपने जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होना, इट्स ओके, ये चलता रहता है। तो इस तरह से आप सिलेबस बना लेंगे। जब आपने सिलेबस बना लिया, अब आपके पास एक आउटलाइन मौजूद है, ठीक है। इसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मेरा टाइम टेबल है, जो कि मैं वीकली बेसिस पे इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर डेट और डे, इसको मैं डेली बेसिस पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले सॉल्व नहीं करती। टाइम में लिख लेती हूँ, डेट में लिख लेती हूँ, और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी लिख लेती हूँ कि आज के दिन में मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से कि मैं ये वाले टॉपिक्स क्लियर कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से मैंने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सोर्सेज लिखती हूँ। कोई बुक पढ़ी है मैंने, कहीं इंटरनेट से हेल्प ली है, यूट्यूब वीडियो से हेल्प ली है, या कहीं से भी हेल्प लिया है, मैं उसको यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पेपर। तो ये यहाँ पर गलत लिखा गया, क्वेश्चन पेपर
तो ये वो क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों ने मेरी क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियो देखी है तो ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। जब मैं ये सब कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर को फिल करती हूँ और यहाँ पर डन लिख देती हूँ, ताकि मेरे पास पता हो कि मतलब मैंने ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद आर्टिकल या इश्यूज़, कोई भी अगर मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल ये मेरी एस्से में हेल्प करता है, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ और उसको मेंशन कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं एक आर्टिकल एक दिन में पूरा नहीं पढ़ सकती, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मेंशन कर देती हूँ, तो मैं नेक्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ कभी कभी एक माह भी उसको ही कंटिन्यू करती हूँ, और इस तरह से मेरे पास एक टॉपिक क्लियर हो जाता है मेरा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखती हूँ पेंडिंग। जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा, यहाँ पर कवर। अगर यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेड टॉपिक कवर नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास पेंडिंग टॉपिक क्या है। तो मैं संडे अपने पास एक मेरा जो टाइम टेबल होता है वीकली, उसमें मैं संडे को खाली रखती हूँ। संडे में मैंने कोई काम नहीं करना होता, तो जितने भी मेरे पेंडिंग बचे होते हैं मैं संडे को कवर कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा वीकली टाइम टेबल है। ये है मेरा मंथली, अगर आप लोग देख सकें, ये देखें, ये कुछ सब्जेक्ट्स जो मैं चूज़ कर लेती हूँ कि एक माह में मैंने ये पढ़ने हैं, उनके हवाले उसको मैं इस तरह से मेंशन कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वीक 1 में मैंने कितना सिलेबस, वीक 2 में, वीक 3, वीक 4 में कितना सिलेबस पढ़ा, उसके बाद लास्ट में मैं लिख देती हूँ टोटल सिलेबस मेरा इतना कवर हो गया पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, ग्रामर, एसेस, इस तरह मैं डिफरेंट बना लिए हुए हैं। ठीक है, तो जिस माह में मेरा जो टॉपिक जो सब्जेक्ट्स को कवर करने का एम होता है उसको मैं यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि एट द एंड जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद होगा। मैं इन चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, इनको यूज़ करने के बाद मैं अपने पास एक कलेक्शन बना लेती हूँ इनकी। तो ये मुझे हेल्प करेगा जब मैं लास्ट पे चली जाऊँगी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा होगा मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। सिलेबस एक आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने वीकली अपना जो है वो डिसाइड कर लिया। अब जब आप वीकली डिसाइड करेंगे तो उसमें आपने ये चीज़ें तो पहले ही फिल कर लेनी है, जैसे डे, टाइम, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप जैसे जैसे कवर करते जाएंगे उसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो ये भी आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर्स की कलेक्शन हो जाएगी, और उससे आपको क्या मिल होगा, जो एनालाइज करना है टॉपिक को वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जो वीकली भी डिसाइड करती हूँ मैं उसको भी कवर नहीं कर सकती। आपकी लाइफ है और आपको डिफरेंट काम आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इट्स ओके, अगर नहीं बनता तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये कि आप 1 पेजर नोट्स बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं कि वो 1 पेजर नोट्स के लिए इतना गंद मार देते हैं कि उनसे फिर पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, आपने 1 पेजर नोट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आपका जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए जब आपने पेपर के लिए जाना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से नोट्स बनाएं, कभी भी एक पेज पे इतना गंद ना मारें कि बाद में आपको आपकी रिलेटेड चीज़ जो है वो मिले ना। ये चीज़ अब जब जैसे मैंने ये बनाया हुआ मेरे 6 पेजेस पे, ये मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में दिखाए थे, ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस मेरे लगे, लेकिन क्या है कि ये बहुत नीट है, इनको पढ़ते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा ये टॉपिक वाइज मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं जो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही मैं उसको रिवाइज़ करूँगी और मैं अपने पेपर के लिए जा सकती हूँ। ठीक है, तो 1 पेजर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप गंद मारना शुरू कर दें। चीज़ों को नीट क्लीन रखें, कलर्स को ऐड करें, क्योंकि कलर्स जो हैं वो ह्यूमन नेचर है कि वो आपको फैसिनेट करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इस तरह से आप अपने 1 पेजेस बना लें, या फिर मैं कहती हूँ कि इनको शॉर्ट नोट्स बना लें और डिफरेंट कलर्स को लाजमी यूज़ करें। मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी के लिए मैं एक ये भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ये भी मैंने कहीं देखी थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत अट्रैक्टिव लगा था। ये मैं जो है वो मंगवाती हूँ चार्ट पेपर्स, और चार्ट पेपर्स की कटिंग करके मैं इस तरह से कुछ बना लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, आप इसको ओपन करेंगे, ये आपकी हेल्प करता है। आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसका ड्राफ्ट तैयार कर लें इसके अंदर, मतलब उसकी जो है वो डायग्राम में जो प्रेजेंटेशन होती है उसको इनके अंदर तैयार कर लें। ठीक है, नहीं भी तो आपके कुछ टॉपिक्स इस तरह के आप छोटे छोटे कार्ड्स भी बना लें। देखिए मैंने डिफरेंट कलर्स में बनाए हुए हैं, ये
ठीक है। ये बड़े हैं मेरे पास, मैं इस तरह के छोटे कार्ड्स भी बनाती हूँ और इस तरह के कार्ड्स भी बनाती हूँ, सिंपल कार्ड्स। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कार्ड्स होते हैं कुछ दफ़ा ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कोटेशंस आ जाती हैं जो कि मेरे ज़हन में, तो मैं उन कार्ड्स पे लिखकर अपने नोटिस बोर्ड पे छाप देती हूँ। ठीक है, मतलब लिख के उसके साथ उसको अटैच कर देती हूँ, मेरी आते जाते नज़र पड़ती है। मैं इस वीडियो के एंड पे अपना नोटिस बोर्ड आपको लाजमी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, वो भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी 1 पेजर की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, आप इसमें देखें, जब आपके पास ये चीज़ है, आपके पास एक डिटेल्ड नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ गया 1 पेजर्स या फिर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपने क्या किया, इसी की एक ग्राफिक जो है वो डायग्राम बना ली इसके ऊपर, या फिर मैप्स बना के आपने उसकी प्रेजेंटेशन कर दी, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। शायद अभी आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं होता। ये चीज़ें आपको माइंड में फिर कभी भी नहीं निकलती जब आप उसको अपने हाथ से ड्राफ्ट जो ड्रॉ करते हैं, उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। और फिर सिंपली अगर आपके पास ये भी पढ़ने का टाइम ना हो और आप इसको खोल के देखें और आपने अंदर जो भी ड्राफ्ट बनाया हो, जो भी ड्रॉ किया होगा, मैप्स बनाए होंगे, आप उसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी और आप जाकर ईज़िली पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई हमारी। बाकी नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को मैंने डिटेल नोट्स मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप वो देखें। डिटेल नोट्स तो हमेशा डिटेल में ही बनते हैं, आपने उसमें ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें कि जैसे हम पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ने के टाइम आप लोगों को पता है, या फिर करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं उसमें हम रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, तो रिलेशंस में आपको पता है नई डेवलपमेंट्स आती रहती हैं। लाइक पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन है, तो उसमें नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, नए इवेंट्स ऐड होते रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये करती हूँ कि इस तरह से मैं अपने पास कॉपीज़ बना लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है यूनिवर्सिटी शीट्स थी, मैंने उन यूनिवर्सिटी शीट्स को सेंटर में से काटा और इन पेजेस को साथ जोड़कर इस तरह से एक कॉपी टाइप बना लिया। अगर आप देख सकें, इसमें तकरीबन 6 से 7 से 8 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैं बना लेती हूँ अपने पास। और इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि लाइक अभी मेरे पास ये नोट्स मेरे करीब पड़े हुए थे, मैंने ये पकड़ लिए, तो ये अगर मैंने बना लिया और ये मेरे डिटेल्ड नोट्स हैं सारे। ठीक है, यहाँ से मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर नई डेवलपमेंट आई, ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, तो मैंने इसको इस पर ऐड की वो, और इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, इसको अटैच करने के लिए आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो टेप मिलती है जो दोनों साइडों से जो है वो यूज़ की जा सकती है, दोनों साइडों से चिपकती है, आप वो ले लें और इसको यहाँ पर अटैच कर लें। ठीक है, जैसे जैसे न्यू डेवलपमेंट्स आती जाएँ आप इसके ऊपर ऐड करते जाएं, इससे आपके नोट्स पर गंदे नहीं होंगे, आपके नोट्स गंदे नहीं लगेंगे, और प्लस आपके पास चीज़ें ऐड होती जाएंगी एक टेक्निकल वे के साथ। ठीक है, तो ये हो गया कि हम नई चीज़ों को, नई डेवलपमेंट्स को किस तरीके से ऐड करें। अगर तो आप सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं और आप सॉफ्ट से इजीली पढ़ सकते हैं तो इट्स ओके, आप उसी के साथ रहें। लेकिन अगर आप सॉफ्ट के साथ नहीं कर सकते तो फिर आप ये टेक्निक को अपना सकते हैं। उसके बाद जी डिक्शनरी देख लें, मैं तो यही डिक्शनरी यूज़ करती हूँ। ये मैंने तकरीबन तब ली थी जब मैं 9th में थी या शायद 10th में थी, और मैं इसी को यूज़ करती हूँ अभी तक कि मेरी फेवरेट डिक्शनरी है, और मैं नई डिक्शनरी ख़रीदती भी नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा वर्ड जो मुझे यहाँ से नहीं मिले, मैं उसको जो है वो अपने मोबाइल में जो डिक्शनरीज़ मैंने की हुई हैं उनसे डाउनलोड कर लेती हूँ। तो अब आप ये देखें, कोई भी ऐसा वर्ड जो मैं पढ़ रही हूँ और मतलब कोई टॉपिक पढ़ी, उसमें नया वर्ड आ गया, मैं यहाँ से देखती हूँ। इसमें से देखने के बाद मैं उसका इंग्लिश मीनिंग लेती हूँ, उर्दू मीनिंग लेती हूँ, उसके नोट्स बना लेती हूँ अपने पास। प्लस मैं क्या करती हूँ, उस वर्ड को याद रखने के लिए, ये देखें ये नोट्स हैं, ये स्टिकी नोट्स हैं, आप इस तरह के ये ख़रीद लें, ये इस तरह का एक पैकेट मिलता है, इस तरह से आप इसको एक ख़रीद लें, और इस पर मैं लिखती हूँ वो मीनिंग, वो वर्ड और प्लस उसका मीनिंग, और इसको मैं अपने बेड के पीछे दीवार के साथ स्टिक कर देती हूँ। उसका क्या होता है, क्योंकि बेड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा उठते बैठते मतलब हम सामने देखते रहते हैं, मतलब बेड के पास हमारा बार बार आना जाना होता है, तो आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आना है। मेरा आना जाना बस मेरे रूम तक ज़्यादा है, तो मैं अपने रूम में अपने बेड के पीछे इनको स्टिक करती जाती हूँ, और इन पेपर्स को, इन स्टिकी नोट्स को मैं उतारती नहीं हूँ उधर से। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, कुछ भी नया वर्ड जो है वो मैं याद कर लेती हूँ ईज़िली, प्लस जब भी मुझे उसकी ज़रूरत हो और मेरे ज़हन में ना आ रहा हो, मैं उसको उसी टाइम वहाँ से देखती हूँ और मुझे याद आ जाता है। तो ये टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर लिखने के बाद अपने फ़ोन के ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि फ़ोन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो फ़ोन का ये जो है बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप फ़ोन पे एक ज़्यादा से ज़्यादा एक लगा सकते हो। लेकिन मैं अपनी जो दीवार है उस पर 2 से 3 से 4 वर्ड्स भी लगा लेती हूँ और वो मुझे याद भी रह जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो। और बाद में जब भी आप चाहें ये उतार सकते हैं, मैं नहीं उतारती, अब मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स हैं, आप चाहें तो आप उसको उतार सकते हैं। अब लास्ट पे एक चीज़ आ जाती है, न्यूज़पेपर। देखें, सबसे पहले तो ये कि न्यूज़पेपर आपने रैंडमली पढ़ना नहीं शुरू करना। आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखें, मेरे पास ये न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर का ओपिनियन वाला जो पोर्शन होता है, एक सेंटर वाला ये पोर्शन होता है, इसको ले लें, ठीक है। मैं इसको कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको इधर से ही दिखा दूँगी। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हम न्यूज़पेपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि आजकल मैं इस पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं इसका क्या करती हूँ, 3 से 4 लाइन, ये देखें, जैसे आप यहाँ पर एक मार्क देख सकते हैं, ये मार्क था जो मैंने फ़र्स्ट किया था, फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ तक कर लिया। इस तरह से जैसे जैसे मैं करती जाती हूँ मैं उसको मार्क करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने आज ये पूरा पढ़ना है, नो, आपसे जितना इजीली होता है आप वो करें। अब आपने करना क्या है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ा, ये देखें, आप जैसे अगर देख सकते हैं तो ये देखें, मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया, फ्लटर, मेलोडी और ये जितने भी प्रीवेड्स, ये सब वर्ड्स जो हैं इनको मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये वो वर्ड्स थे जो मेरे लिए न्यू वर्ड्स थे और उनको मैंने ऐड करना था। मैंने इनको हाईलाइट किया, उसके बाद मैंने डिक्शनरी ली, इसके इंग्लिश मीनिंग, इनके उर्दू मीनिंग लिए और इनके नोट्स बना लिए। प्लस मैंने अपने इन स्टिकी नोट्स पे लिखकर अपने बेड के पीछे लगा दिया और फिर मैंने क्या किया, इधर से जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा था उसको मैंने उर्दू में अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। क्या हुआ, इससे मुझे एग्जैक्ट समझ आ गई कि वो क्या कह रहा था। ये एक तरीका होता है आपका लैंग्वेज सीखने का, ठीक है। ये मैं एक जो है वो CSS ऑफ़िसर हैं, CSP ऑफ़िसर हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये सब टेक्निक्स मुझे ऑलमोस्ट मैंने उनसे सीखी हैं, ठीक है। तो ये तरीका मैं करती हूँ, मैं इस तरह से इसको अपने पास लिख लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से करें और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाद में आपने क्या करना है, आपने जो है वो उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देना है। कोई भी उर्दू का अखबार लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, ये मेरा रफ़ रजिस्टर है, इस पर सारे मैं रफ़ काम करती हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आपको बेनिफिट भी देंगी। लास्ट पर एक जो है वो चीज़ ये कि कुछ लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, ये देखें, ये वो जो है ये मैंने नेट से कह रही हूँ, सॉरी, कंप्यूटर पे वर्ड पे ये चीज़ें लिख ली, ये ABC लिख ली, उसके बाद ये लिख लिया और ये देखें, यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है। पहले मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने नीचे लिखने की कोशिश की हुई है। इस तरह से एक पेज बना लें, ये कैपिटल और ये स्मॉल लेटर्स। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आप इसको देख लें, ये सेंटेंसेस लिखने का तरीका। इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपना रजिस्टर जिस पे भी आप रफ़ काम कर रहे हैं वो ले लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें, जब मैंने वहाँ पर लिख लिया तो मैं यहाँ पर फिर अपने पास लिखने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक तरीका होता है। इसको आप अगर डेली बेसिस पे 15 मिनट देते हैं, मेरे ख्याल से आपकी राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। मुझे ये स्टाइल पसंद है, आपको कोई भी स्टाइल पसंद हो, आप उसमें लिखकर अपने पास प्रिंट निकलवा कर फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें और देन आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो थी आज की और ये सब जो है वो मेरा तरीका था काम करने का, पढ़ने चीज़ों की समझ आ गई होगी। और अब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद भी फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। बाकी मैं वो पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा, आप समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।